हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो देखेंगे। ये दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। इन्हीं दो आर्टिकल्स में सारे प्रावधान हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित। तो पहला है आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम है? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना। तो इसमें क्या दिया है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसका काम होगा टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए उस जो एडवाइस मिली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसके हिसाब से ही चलना होगा। यहाँ लिखा है शैल, ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये उनके लिए डिस्क्रिशनरी नहीं है कि वो उसका एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को माने या ना माने, ऐसा नहीं है। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी ही पड़ेगी और उसी के हिसाब से अपने फंक्शंस एक्सरसाइज करने होंगे। अब लेकिन एक एक फैसिलिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो वापस भेज सकते हैं कोई भी डिसीजन कि इसको रिकंसिडर कर लीजिए, इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको रिकंसिडर किया, उसमें कुछ चाहे तो एज इट इज वापस कर दिया या फिर कुछ अमेंडमेंट्स करके चेंजेस करके वापस कर दिया। इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अपनी कंसेंट देनी ही होगी, वो उसको वापस नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, केवल एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है दोबारा वापस नहीं कर सकते और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग्स में उनको फंक्शन करना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन की यानी क्या कोई एडवाइस दी गई थी मिनिस्टर्स द्वारा प्रेसिडेंट को, और दी गई थी तो क्या एडवाइस दी गई थी? ये कोई कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। किसी भी कोर्ट में ये इंक्वायरी नहीं हो सकती कि क्या कोई एडवाइस दी गई थी प्रेसिडेंट को, और अगर दी गई थी तो क्या एडवाइस दी गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा। इसका इसको ये कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, भारत के में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा रहेगा, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में लग सकता है, सेंटर पे नहीं लग सकता एक दिन के लिए भी। अगर कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है सदन में, लोकसभा में, उसके बावजूद वो सरकार बनी रहेगी अगर कोई दूसरी सरकार नहीं बन पाती तो, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रहेगा। और भले ही उसने अपना बहुमत खो दिया है और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता रहेगा, और उस प्रेसिडेंट का भी ये ड्यूटी है कि वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से फंक्शन करें। भले ही उसने अपना बहुमत खो दिया है लोकसभा में, तब भी वो जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी एडवाइस भी बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। कभी भी एक दिन के लिए भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता सेंटर में, स्टेट्स में लगता है। तो कभी भी मतलब भारत में कभी भी एक दिन के लिए ऐसा नहीं होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। भले उन्होंने अपना बहुमत खो दिया तब भी रहेंगे एज केयर टेकर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगी, जब तक कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आके टेक ओवर ना कर ले। ठीक है। कई प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। अच्छा, ये जो डिसीजन, जो एडवाइस है, ये हमने अभी देखा कि वो किसी कोर्ट द्वारा इंक्वायरी नहीं की जा सकती कि क्या एडवाइस दी गई और एडवाइस दी गई कि नहीं दी गई। लेकिन अगर ये मैटर गवर्नमेंट द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तब कोर्ट इसको देख सकती है। और
और जो भी एडवाइस दी गई उसकी स्क्रूटनी करने के लिए कोर्ट को परमिशन है, वो स्क्रूटनी की जा सकती है। लेकिन ये नहीं सवाल रेज किया जा सकता है कि एडवाइस दी गई कि नहीं दी गई और क्या एडवाइस दी गई। लेकिन अगर उस एडवाइस की स्क्रूटनी होनी हो तो वो हो सकती है कोर्ट में। तो इसलिए इतना हम लोग इसको डायग्राम से देख लेते हैं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए, और प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो उस एडवाइस के हिसाब से ही एक्ट करें। ठीक है। अगर कोई मैटर आता है प्रेसिडेंट के समक्ष, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा भेजा गया है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस है? या तो वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, या फिर वो वापस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडर करता है और कुछ चेंजेस कर देता है या कुछ चेंजेस नहीं भी करता है। दोनों ही केस में अब दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो उनको वो अपनी कंसेंट देनी होगी और एडवाइस को मानना होगा। ये हो गया आर्टिकल 74। अब आ जाते हैं आर्टिकल 75 पे। ठीक है। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75। तो इसको, ये तो टेक्स्ट है इसका। भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। और भारत संविधान में ये नहीं लिखा है कि वो कैसे करेंगे अपॉइंटमेंट, कैसे चूज करेंगे। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बहुमत उनको सिद्ध करना होता है, तो प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि कौन पर्सन लोग के पास 50% से ज़्यादा बहुमत है लोकसभा में, नहीं तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो ऐसे पर्सन को ही वो अपॉइंट करते हैं जो जिसके पास उनको लगे कि वो बहुमत रखा है उसके पास लोकसभा में। तो अगर कोई अलायंस है या कोई पार्टी है जिसको चुनाव में बहुमत मिल गया है, तो ऑब्वियसली उसके लीडर को इनवाइट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई पार्टी को या अलायंस को बहुमत नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करेंगे कि जो उन्हें लगेगा कि जो पर्सन लोकसभा में मेजॉरिटी साबित कर सकता है उसी पर्सन को वो बुलाएंगे। वो जनरली वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बुलाते हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको बुलाते हैं। लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, वो अपना डिस्कशन यूज कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये पोस्ट पोल अलायंस अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है तो उसके लीडर को भी बुला सकते हैं। और वो चाहें तो वो जो लोग क्लेम कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे प्रूफ दो कि तुम्हारे पास 50% मेंबर्स का सपोर्ट है, 50% से ज़्यादा। तो अगर इन सब तरीकों के बावजूद भी मान लीजिए वो कोई पर्सन वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो बहुमत सिद्ध कर पाए, तो फिर वो लोकसभा को बोल सकते हैं कि वो अपना नेता खुद चुने, और लोकसभा अपना नेता चुनेगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, फिर उसको वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेंगे। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे केवल उसी को ही वो प्रेसिडेंट मिनिस्टर बना सकते हैं। अच्छा, कितने मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में? जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके मैक्सिमम 15% मिनिस्टर होंगे। इस समय 543 हैं, तो उसके 15% मिनिस्टर हो सकते हैं, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ए मिनिस्टर। तो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उसका 15% कैलकुलेट कर लीजिए, उससे ज़्यादा मिनिस्टर्स की संख्या नहीं हो सकती। चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या डिप्टी मिनिस्टर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन टोटल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स नहीं दिया है, लेकिन कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स 3 होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक डिप्टी मिनिस्टर्स। सबसे ऊंचे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट होती है वही सारे डिसीजंस लेती है और वो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को
अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए। कैबिनेट छोटी बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ी बॉडी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, डिप्टी मिनिस्टर्स भी हैं। और कैबिनेट में क्या है, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं कुछ मिनिस्टर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब कैबिनेट बनती है कुछ मिनिस्टर्स, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर के। उसमें कोई भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होंगे, कोई भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं होंगे, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी नहीं होंगे, थोड़े से कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। तो उनसे बनेगी कैबिनेट और वो कैबिनेट सारी डिसीजंस लेगी। लेकिन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर चाहे तो जो पर्सन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जो पर्सन कैबिनेट में नहीं है उसको भी कॉल कर सकते हैं डिसीजन लेते वक्त कैबिनेट की मीटिंग में। अगर किसी और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कभी कोई मीटिंग नहीं होती है। ये सारे डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर सारे मिला करके इकट्ठा कभी कोई मीटिंग नहीं होती है इसकी। सारे डिसीजन कैबिनेट द्वारा लिए जाता है, जिसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी सारे नहीं कुछ होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के लिए। तो अच्छा, मिनिस्टर बनने के लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होने से डिस्क्वालिफाइड हो जाए तो फिर वो मेंबर होने से, तो फिर वो मिनिस्टर होने से भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोकसभा और राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई होने का प्रावधान है, ये 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें पैराग्राफ 2 है। इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं कि इन केसेस में कोई व्यक्ति मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा का। किस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर होने से? अगर मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई हो गया तो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर होने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मिनिस्टर नहीं रह जाएगा। तो किस केसेस में मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुन करके आया और फिर उस सदस्य बना लोकसभा या राज्यसभा का, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया उस पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता से रिजाइन कर दिया, तो उसकी लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति वोट करता है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है और पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट, के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करता है पार्लियामेंट में, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि इस रिजोल्यूशन पे, इस मोशन पे हमको आपको फेवर में वोट करना है, उसने अगेंस्ट में वोट कर दिया। या उस पार्टी ने कहा कि आपको अगेंस्ट में वोट करना है, तो उसने फेवर में वोट कर दिया। या फिर वो वोट ही करने नहीं गया, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था वोट डालना है, इस तरीके से डालना है, वो वोट करने ही नहीं गया, ठीक है, और उसने इसकी कोई परमिशन भी नहीं ली इस काम को करने की, ना ऑपोजिट वोट करने के लिए, उल्टा वोट करने के लिए, ना एब्सटेन करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली। एक तो उसने ये काम किया, दूसरा ये काम करने के बाद उसके बाद उसको ये उसका ये कंडक्ट कंडोन भी नहीं किया गया उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको क्षमा भी नहीं किया कि उसने जो ये किया है, अगेंस्ट में वोट कर दिया इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में, या एब्सटेन कर गया मीटिंग से और वोट नहीं किया, ये चीज़ उसको बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्षमा भी नहीं किया। इस केस में भी उसकी मेंबरशिप के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई तीसरा केस, अगर कोई व्यक्ति एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आया है पार्लियामेंट में, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सदस्यता ली उसने एज इंडिपेंडेंट और उसके बाद उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबरशिप के लिए। अच्छा, कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड है, मेंबर है, तो जैसे कि अब तो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, पहले होते थे एंग्लो इंडियंस 2, लेकिन अब राज्यसभा में अभी भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर से कोई व्यक्ति नॉमिनेट हुआ एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो नेक्स्ट 6 महीने में उसके पास अधिकार है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसके 6 महीने के में उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की,
अब 6 महीने के बाद कभी उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। शुरुआत के 6 महीने में अगर उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। 6 महीने के बाद अगर उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, ये मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कब तक चलेगा? मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जिस दिन वो मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हो गया उस दिन से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? जब तक उसकी मेंबरशिप रहती, जिस दिन तक अगर वो डिस्क्वालीफाई ना होता तो जब तक उसकी मेंबरशिप रहती तब तक, या फिर अगर वो बीच उससे पहले ही कोई चुनाव लड़ करके वापस जीत करके आ गया है पार्लियामेंट में तो वो, या फिर वो दिन तक, जो भी दोनों दिनों में जो पहले हो, जिस दिन उसकी मेंबरशिप, तब तक उसकी मेंबरशिप रहती है, या फिर अगर वो चुनाव लड़के वापस आ गया है जीत करके पार्लियामेंट में तो वो दिन, दोनों दिनों में से जो भी पहले हो उस दिन तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, कब तक वो मिनिस्टर, कोई व्यक्ति मिनिस्टर रह सकता है? लिखा है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है प्लेजर, ये फंक्शन भी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करते हटाने के लिए, तब तक वो मिनिस्टर रह सकते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप रिजाइन करिए, उसे रिजाइन करना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि फला मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए, तो उसको डिसमिस भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डेजिग्नेशन दे दें, पूरी गवर्नमेंट का डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद फिर वो नई गवर्नमेंट बना लें नया क्लेम दे करके, और उसमें कुछ मिनिस्टर्स को हटा करके फिर नया मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना लें। ये भी पॉसिबल है प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ पीपल के लिए। ये सारे मिनिस्टर्स जो काम, जो मिनिस्ट्री वो नहीं देख रहे हैं, वो भी उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ पीपल में। और इसलिए कभी भी वो कभी भी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो हमेशा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए अगेंस्ट आएगा। लोकसभा किसी एक मिनिस्टर को नहीं हटा सकती। लोकसभा चाहे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके, और वो पूरी गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। और लेकिन लोकसभा चाहे कि हम एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा दें, उसका उसका कार्य हमें सही नहीं लग रहा है, तो वो लोकसभा के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक टीम की तरह वर्क करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह वर्क करती है, इसलिए कोई मिनिस्टर अगर दूसरे मिनिस्टर के काम से सहमत नहीं है तो भी उसको लोकसभा के अंदर और बाहर उसको उस काम को डिफेंड करना होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इवन इफ अ मिनिस्टर इज अपोज्ड to the decision taken by the cabinet, he must support it in the legislature and in the outside world. कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया और कोई मिनिस्टर उससे सहमत नहीं है, तब भी उसकी ड्यूटी है कि वो उसको डिफेंड करे लेजिस्लेचर में और बाहर की दुनिया में भी। लेकिन वो चाहे तो वो मिनिस्टर अपना रिजाइन करके जा सकता है। और एक मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के संबंध में आंसरेबल है। वो अपनी उसकी मिनिस्ट्री से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, उसको उसका जवाब देना होगा, जो भी उसमें क्वेश्चंस रखे जाएंगे। और ओथ होती है, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बनने से पहले शेड्यूल 3 में, थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब में एक फॉर्मेट दिया गया है ओथ का, वो ओथ उसको लेना होगा। और अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है, मान लीजिए पार्लियामेंट का, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, उसको मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या संभव है? हाँ, ये संभव है, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसने लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं हासिल करी तो फिर उसको रिजाइन करना होगा। 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं कंटिन्यू कर सकता। रिजाइन कर दे, फिर से ले ले शपथ लेकर के फिर से मिनिस्टर बन जाए 6 महीने के लिए, ऐसा संभव है। लेकिन
6 महीने के बाद अगर उसका मेंबरशिप नहीं आई 6 महीने के अंदर, तो उसको रिजाइन तो एक बार करना ही होगा। और सैलरी वगैरह जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी मिनिस्टर्स की, वही से सैलरी होती है। इसको एक उसका डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। आर्टिकल 75 को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, लोकसभा के 15% सदस्य मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 में दी गई है, उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। कब तक मिनिस्टर बने रह सकते हैं? टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई नॉन मेंबर अगर मिनिस्टर बन गया तो पॉसिबल है, वो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं तो भी छोड़ना होगा मिनिस्ट्री अपना पोस्ट। अच्छा, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का हम कंपैरिजन करके थोड़ा सा देख लें कि क्या है दोनों में अंतर। तो कैबिनेट है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जो पॉलिसी मेन बॉडी है जो पॉलिसीज फ्रेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। और यही कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देती है। तो और जो इसका एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है, ये हम लोगों ने देखा था अभी। और ये जो कैबिनेट होती है, ये क्राइसिस चीफ क्राइसिस मैनेजर भी होती है। ये देश में कोई बहुत दिक्कत की स्थिति आ गई, बहुत प्रॉब्लम की स्थिति अचानक आ गई, तो उस क्राइसिस को डील, जैसे कोरोना आ गया, तो उसको क्राइसिस को डील करने के लिए कैबिनेट ही होती है। और सारे लेजिस्लेटिव डिसीजन जो कानून बनाने हैं या फाइनेंशियल डिसीजन, ये सारे कैबिनेट लेती है। अच्छा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में अंतर क्या है, ये देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक वाइडर बॉडी है, ये एक छोटी बॉडी है कैबिनेट, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स मेंबर के हिसाब से देखिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे लोग हैं और कैबिनेट में थोड़े से लोग हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स ही केवल होते हैं, और कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। मीटिंग, अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कभी कोई मीटिंग नहीं होती है कोई गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए, लेकिन कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट बिजनेस के लिए, और वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेती है एज ए बॉडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग कभी भी नहीं होती है। क्या क्या फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के? फंक्शंस कैबिनेट डिसाइड करती है, और जो कैबिनेट है उसका पॉलिसी, वो पॉलिसी डिसीजंस लेती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्शंस देती है। पावर क्या है किसकी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन केवल थ्योरेटिकल है। वो पावर्स सारी इंजॉय करती है कैबिनेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर है वो कैबिनेट इंजॉय करती है सारी, और एक्सरसाइज करती है। और ये जो कैबिनेट की डिसीजंस हैं उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंप्लीमेंट करते हैं। कैबिनेट ने डिसीजन लिया, उसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, और कैबिनेट का काम है कि उस इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कैबिनेट के डिसीजंस को, कैबिनेट उसको सुपरवाइज करेगी कि वो सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, और कैबिनेट का काम है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करे, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में, आर्टिकल 74 और 75। थैंक यू फ्रेंड्स।